और हम उन गिरफ्तारियों की जो नाइंसाफ़ी है उसके बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके बारे में हम बात करें उसके पहले मैं असम की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। असम में 21 सितंबर को दारांग ज़िले के सिपाजार में धालपुर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस ने जो गोलीबारी की उसमें 3 लोगों की मौत हुई। मैनुल हक की मौत का जो मंज़र है वो वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया और उसको आपने देखा। पुलिस जिस तरह गोलियां चला रही है अंधाधुंध, जैसे वो प्रैक्टिस कर रही हो, निशाना साधने की प्रैक्टिस कर रही हो। और दूसरे, जब मैनुल हक अपने घर को तोड़े जाते हुए देखकर बेचैन होकर सिर्फ एक बांस लेकर दौड़े तो उनको घेर कर मारा गया और फिर शूट कर दिया गया। छाती पर गोली लगी, आपने देखा गिरते हुए, और फिर पुलिस का फोटोग्राफर बार बार मैनुल हक की छाती पर कूदता है। यह घटना होती है, उसके बाद असम के मुख्यमंत्री का बयान यह आता है कि मुझे यह मालूम हुआ है कि सिपाजार धालपुर में जो हिंसा हुई उसके पीछे साजिश है और वहाँ के स्थानीय लोगों को भड़काने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग गए थे। एक लेक्चरर का पता चला है और कुछ लोगों का पता चला है, पैसे भी इकट्ठा किए गए थे। यह असम के मुख्यमंत्री ने कहा। उस हिंसा का एक कारण खोजने के लिए उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने पुलिस गई थी। लोग क्यों विरोध कर रहे थे? लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि उनको पीएफआई के लोगों ने भड़काया था विरोध के लिए। अब इस बयान को सुनकर हमें 1 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार का बयान याद आ गया। यह बयान क्या था जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया? हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना सामने आई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। यह कहा जा सकता है कि यह हत्या थी। कानूनी तौर पर इसको साबित होना अभी बाकी है। यह घटना लोगों के सामने आ गई। हालांकि इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में तकरीबन रोज़ाना घट रही हैं, लेकिन इसकी क्रूरता और बीभत्सता और इसमें प्रशासन की भूमिका, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरह उस लड़की का अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी परिवार को नहीं दिया और एक बहुत ही असभ्य और बर्बर तरीके से उस लड़की को जला दिया। उसे अंतिम संस्कार कहना भी गलत होगा, उसको जला दिया उन्होंने, उसकी लाश को। उसके बाद पूरे देश में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और लोग हाथरस जाने लगे। उसी क्रम में सिद्दीक कप्पन जो पत्रकार हैं वे भी वहाँ गए और कई प्रकार के राजनीतिक कार्यकर्ता गए, और जिनका नाम अभी लिया गया, अतीकुर रहमान, मसूद, जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और जामिया मिलिया इस्लामिया सॉलिडारिटी जेसीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे, ये लोग भी वहाँ गए। ऐसा करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक का है। अगर भारत में कहीं अन्याय हो रहा हो, कहीं भी नाइंसाफ़ी हो, वहाँ जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसकी हमदर्दी में जाकर खड़े होने का, उसके लिए आवाज़ उठाने का हक हमें है और इसके लिए हमें किसी से इजाज़त नहीं लेनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस को एक की किलेबंदी कर दी और हाथरस में किसी के जाने को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा कि यह दरअसल वहाँ हिंसा भड़काने जा रहे थे। मैं असम की घटना का जिक्र कर रहा था और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने मसूद, सिद्दीक कप्पन और अतीक, इनकी जो गिरफ्तारी की, उसके बाद यह कहा कि हमें पक्की तौर पे पता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग वहाँ सांप्रदायिक हिंसा और जातिवादी हिंसा
फैलाने की साजिश कर रहे थे। कुछ दिन पहले आपको मालूम है सिद्दीक कप्पन के मामले में 5,000 पृष्ठों की चार्जशीट जारी की गई है। उस चार्जशीट की काफ़ी चर्चा हुई, मीडिया के लोगों को मालूम है, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन उस चार्जशीट में जो बात लिखी है, पहले उन्होंने कहा था कि सिद्दीक कप्पन झूठ बोल रहे हैं कि वे पत्रकार हैं। पहले अदालत में यह कहा गया था सरकार की तरफ से कि सिद्दीक कप्पन ये झूठ बोल रहे हैं कि वे पत्रकार हैं। वे पत्रकार हैं ही नहीं, वे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के छिपे हुए आदमी हैं। लेकिन चार्जशीट में यह कहा गया है कि सिद्दीक कप्पन की पत्रकारिता की जांच करने से यह पता चलता है कि वे हमेशा ये लिखते रहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसलिए वे जो सहाफ़त कर रहे हैं उस सहाफ़त का मकसद मुसलमानों को यह बताना है कि वे शिकार हैं और उनको भड़काना है, और इस तरह वे सांप्रदायिक हैं। चार्जशीट का अगर लब्बो लुबावा आप देखेंगे तो वह यह है। अब इसका एक सिरा जुड़ता है, मैं आपको याद दिलाऊं, शर्जील इमाम जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और जिनको गिरफ्तार किया गया, CAA के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। शर्जील इमाम पर क्या आरोप था? उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया गया उसमें कहा गया वे इस किस्म की किताबें पढ़ रहे थे, पॉल ब्रास की किताब पढ़ रहे थे, जिन किताबों में एक तरफा बात कही गई है भारत में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर। उन्हें दोनों तरह की किताबें पढ़ना चाहिए था। अब इन सब को कभी वक्त आएगा, और अभी भी ऐसा हो रहा है कि सन 2014 के बाद से पुलिस और प्रशासन ने जिस प्रकार की कार्रवाई की है और जिस प्रकार की चार्जशीट दायर की है, उनके अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों को अलग से केंद्र बनाना पड़ेगा और उनका अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं यह कहना चाहता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो या कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हो या कोई भी संगठन हो, वह प्रतिबंधित अगर नहीं है, और वह प्रतिबंधित नहीं है, उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित नहीं है, मुझे जहाँ तक मालूम है कानूनी हालत, दिल्ली में प्रतिबंधित नहीं है, भारत सरकार ने उसे प्रतिबंधित घोषित नहीं किया है, तो फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को किस कानूनी नुक्ते के आधार पर सक्रियता से मना किया जा सकता है? उसका पूरा अधिकार है कि वह सक्रिय। यह जरूरी नहीं है कि यहाँ बैठे लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीति से और उसकी विचारधारा से सहमत हों, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को जब तक गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है, उन्हें राजनीतिक सक्रियता रखने का अधिकार है, और उसके किसी भी व्यक्ति को संविधान में जो उसका अधिकार है उसका प्रयोग करने का भी हक है। और यही काम अतीकुर्रहमान कर रहे थे और मसूद कर रहे थे। और उसके बाद रऊफ को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में बात की गई कि वे उनके दरअसल इलाज के लिए 5,000 रुपया उनको मदद उन्होंने की, उनको यह कह के गिरफ्तार किया गया कि यह भी जो मदद है यह दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। अभी अगर पूरे हिंदुस्तान को आप देख लें, मैंने असम का जिक्र किया, अगर दिल्ली में पिछले साल फरवरी को जो हिंसा हुई थी, CAA के खिलाफ चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए की गई हिंसा थी, यह बहुत साफ था। उस हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने जो कहानी गढ़ी, उस कहानी में भी उसने बार बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिया। यह कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यह साजिश कर रहा था कि दिल्ली में हिंसा हो, उमर खालिद यह साजिश कर रहे थे कि दिल्ली में हिंसा हो, इन शर्जील इमाम यह साजिश कर रहे थे कि हिंसा हो, जबकि पूरी दिल्ली ने देखा, यह रिकॉर्ड पर है, और पूरे भारत ने देखा कि 2019 के दिसंबर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत की संघीय सरकार के कई मंत्री ऐसे भाषण दे रहे थे जिन भाषणों में
सीएए के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके विरुद्ध घृणा फैलाई जा रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको उनके कपड़ों के रंग से पहचानो। गृह मंत्री ने कहा ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाओ कि शाहीन बाग में जो बैठे हैं उनको करंट लगे और वो उठ जाएं। ये साफ तौर पर हिंसा का उकसावा था। उस वक्त जो केंद्रीय राज्य मंत्री थे उन्होंने कहा गद्दारों को गोली मारो, और गद्दारों एक तरह का कोडवर्ड था, है ना। जैसे असम में बाहरी कोडवर्ड है, असम में दीमक कोडवर्ड है, असम में बहिरागत कोडवर्ड है, उसको फौरन ही आप डिकोड कर सकते हैं, उसका मतलब मुसलमान। तो जब आप बोलते हैं बाबर की औलादों को, तो आपको पता है किसके बारे में बात की जा रही है। हालांकि जो लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, जब अदालत में उनसे बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं हमने तो बाबर की औलाद कहा था, हमने मुसलमान तो नहीं कहा था। उसी तरह असम में यह कहा जा रहा है कि हम तो बहिरागत कह रहे हैं, हम तो मुसलमान नहीं कह रहे हैं, हम तो घुसपैठिया कह रहे हैं, हम तो मुसलमान नहीं कह रहे हैं। दिलचस्प यह है कि यह कहने के बाद हमला हमेशा मुसलमानों पर होता है। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री, दूसरे केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा, जिन्होंने खुलेआम इंटरव्यू दिया कि शाहीन बाग में आतंकवादी और बलात्कारी छिपकर बैठे हैं, वे आकर आपके घरों में जब आपकी बहू बेटियों का बलात्कार करेंगे आप हमारे पास मत आइएगा, परवेश वर्मा ने यह कहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये नेताओं ने पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम हिंसा की धमकी दी और फिर हिंसा हुई, लेकिन गिरफ्तार किया गया सीएए के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और पुलिस ने यह कहानी घड़ी कि दरअसल मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं सिर्फ सीएए से, मुसलमान बेचारे बिल्कुल ही इससे नाराज नहीं थे, ये तो इन लोगों ने जाके भड़काया। शर्जील इमाम ने भड़काया, उमर खालिद ने भड़काया, नताशा नरवाल ने भड़काया, गुलफिशा ने भड़काया, इनके भड़काने से हिंसा हुई। असम में भी यही कहा जा रहा है और हाथरस में भी यही कहा गया कि अगर ये जाते, इनकी साजिश थी हिंसा करने की, और जो क्रम बतलाया गया वो क्रम बहुत साफ है, उसको भी दोहराने की जरूरत नहीं है। यह दिल्ली में भी किया गया और दिल्ली के बाहर भी, वो चाहे खालिद सैफी की गिरफ्तारी हो, चाहे ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हो, चाहे और लोगों की गिरफ्तारी हो, इन सब की गिरफ्तारी एक से अधिक मामलों में की जाती है। पहले शांति भंग का आरोप लगाया जाता है, एक मुकदमा उस पर दायर होता है, फिर क्योंकि उसमें आपको जमानत मिल सकती है इसलिए फौरन ही दूसरा मुकदमा यूएपीए का लगा दिया जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की वजह से, बचाली फैसले की वजह से जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। और यूएपीए जब आप किसी पर लगा दें तो आप ये तय कर लेते हैं कि वो सालों साल जेल में सड़ता रहे, मुकदमा शुरू नहीं होगा और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा, और एक शख्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जेल में सड़ता रहेगा और यही उसकी सजा होगी। यह मंजर हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। मुसलमान इस चीज को कोई आज से नहीं झेल रहे हैं, कई सालों से झेल रहे हैं, हम ये जानते हैं। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं और अब बहुत सारी किताबें हैं जिनमें 10 साल, 15 साल जेल में रहने के बाद लोग बाहर निकले हैं, उन पर कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया है, लेकिन चूंकि उन पर आपने यूएपीए लगाया था, उनका बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हैं और ये बहुत ही बदनसीबी की बात है कि यह मुल्क अब इस तरह की वर्षगांठें मना रहा है। आज हम एक वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी प्रेस क्लब में हम 13 सितंबर को उमर खालिद की गिरफ्तारी की वर्षगांठ मनाने आए थे। अभी कुछ दिन बाद आप फिर एक और वर्षगांठ कहें या बरसी कहें, वो मनाने आएंगे। उसके पहले नताशा नरवाल और इन लोगों की गिरफ्तारी का 1 साल हमने मनाया था, सुधा भारद्वाज का 3 साल, फादर स्टैन स्वामी
1 साल नहीं गुजार सके, गुजर गए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदालत के पास अभी भी रास्ता है। एक तो यह कि उसने खुद पर जो बंदिश आयद कर ली है वटाली फैसले के फैसला करके, उस बंदिश से खुद को आज़ाद करे। एक फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया है, वह यह है कि आप अगर गैर जरूरी देर कर रहे हैं मुकदमे का निपटारा करने में तो जमानत दी जा सकती है। यह आया है, यानी आपका इरादा ही नहीं है मुकदमा चलाने का। आपने इतनी ज़्यादा शहादतें रख दी, इतने ज़्यादा गवाह रख दिए, आप चला ही नहीं पाएंगे। तो फिर 5 साल, 6 साल, 10 साल किसी को जेल में रखने का कोई तुक नहीं, उसे जमानत मिलनी चाहिए। अदालत कम से कम यह काम कर सकती है और अपने ऊपर हिंदुस्तान के शहरी का भरोसा वापस ला सकती है। हमें सरकार का पता है, इस सरकार की राजनीति का पता है, हम इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते। उत्तर प्रदेश में अभी तुरंत जो लखीमपुर खेरी में घटना हुई है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार का जो बयान आया है वो तकरीबन वही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उस साजिश की वो जांच करेंगे जिसके चलते हिंसा हुई। यानी वो फिर एक कहानी बनाना चाह रहे हैं कि, और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान भी आया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, कि जो हिंसा हुई है वह वामपंथी किस्म की हिंसा है। यानी साजिश की एक और कहानी गढ़ी जा रही है। तो हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं और ख़ासकर मीडिया के जो हमारे दोस्त यहाँ इकट्ठा हैं, हम उनसे ये गुजारिश करना चाहेंगे, क्योंकि असम का मीडिया हो या हिंदी इलाकों का मीडिया हो या कन्नड़ मीडिया हो या भाषाओं का मीडिया हो, उन सब ने भारत की जनता के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि उन्होंने सरकार का प्रवक्ता होना तय कर लिया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मेहरबानी करके जो सच्चाई है वह लोगों को बतलाएं, ताकि लोग जान सकें कि उनके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उनके हिंदुस्तान के साथ क्या हो रहा है, और वे अपना फैसला कर सकें। अगर उनको सही सूचनाएं ही नहीं दी जाएंगी, सही विश्लेषण ही नहीं दिया जाएगा, तो हिंदुस्तान की जनता अपना राजनीतिक फैसला कैसे कर पाएगी। इसलिए हम आपसे खासकर अपील यह करना चाहते हैं कि यह करें, और हम अदालतों से यह अपील करना चाहते हैं। अतीक की सेहत के बारे में यह बात की गई, हम इस हालत में ना पहुंच जाएं कि अब हम रहम की भीख मांगने लगें। स्टैन स्वामी ने साफ कहा था कि अगर आप हमें जमानत नहीं देंगे और अगर आप हमें रांची नहीं लौटने देंगे, मैं मर जाऊंगा। स्टैन स्वामी मर गए। एक अधिकार मुझे है, वह अधिकार है इज्जत के साथ जीने का। यह संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है। इस अधिकार को बीच में किसी बहाने से छीनने का हक किसी भी तरह नहीं। और यह अधिकार अतीक का भी अधिकार है, और यह अधिकार मसूद का भी अधिकार है। यह अधिकार अभी जितने भी लोग यूएपीए के तहत जेल में सड़ाए जा रहे हैं, उन सब का अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया।